रेडी। हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 10th क्लास का साइंस का हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करना चाहते हैं। कोशिश की गई है कि ये चैप्टर आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए और हाँ, आपको कहीं पे अगर प्रॉब्लम लगे तो आप बकायदा उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करना चाहते हैं। शुरू करने के लिए आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस साइंस की बुक में शुरू के 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के हैं। अगले जो चैप्टर्स हैं वो हमारे बायोलॉजी के, फिर लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे केमिस्ट्री को फिजिक्स को बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इसमें केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, जानेंगे और फिर उसके हिसाब से उन्हें इक्वेशंस में बदलेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, उसको समझने के लिए, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब गर्मियों के मौसम में अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तब उसका क्या होगा। हाँ भाई, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं कोई? हाँ, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा कि दूध जो है वो फट जाएगा। तो मिल्क, फटे दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कर्ड। कर्ड दही को भी कहते हैं और फटे दूध को भी कर्ड ही कहते हैं। ओके, तो हमें एक चीज यहां पर प्राप्त हुई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे हमसे ये कह रहे हैं, एन आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। मतलब कि एक लोहे का तवा लिया, आयरन मतलब लोहा, लोहे का एक तवा लिया और उसको हमने ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी नमी वाले एटमॉस्फेयर में रख दिया। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? हाँ, तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि हमें थोड़े दिन में लगेगा कि ये जो लोहे का तवा है इसमें जंग लगने लगी है। तो यहां पर हम देखेंगे हमें रस्टिंग दिखाई देगी। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अंगूर को अगर फर्मेंट किया जाए, फर्मेंटेशन का मतलब अंगूर को सड़ाना, तो अगर अंगूर को सड़ाते हैं तो क्या बनता है? शराब बनती है। तो शराब बनाने के लिए हम लोग अंगूर को फर्मेंट करते हैं। तो यहां पर हमें देख रहे हैं कि हमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फूड अगर हम डाइजेस्ट करें, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो तो कुछ नहीं, फूड डाइजेस्ट हुआ तो फूड जो है यूटिलाइज होगा, इस्तेमाल हुआ, हजम हुआ और हजम होने के बाद फूड जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है उस भोजन को हम फाइनली डाइजेस्ट करते हैं और फाइनली हमारे रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है। तो इतने जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, 1 2 3 4 5, इन सारे एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या था? कॉमन ये था कि हर एक में एक नया सब्सटेंस बन रहा है। क्या हो रहा है? हर बार एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो नया सब्सटेंस बन रहा है, जैसे दूध जो है कन्वर्ट हुआ दही में, तो दही की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दूध की प्रॉपर्टीज अलग हैं। दूसरा, ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला इन सारे एग्जाम्पल से? कि न्यू सब्सटेंस
इज फॉर्म्ड, हर बार हमें नया सब्सटेंस मिलता है। और जो नया सब्सटेंस मिलता है, क्या हम दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं? क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? यानी कि अगर दही बन जाए तो दही को क्या दूध बना सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ? कैनॉट बी रिवर्स्ड। यानी कि इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, दूध से वापस, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ओके। अगर आयरन के तवे में जंग लग जाए तो उसे जंग रहित नहीं किया जा सकता। तो यानी एक बार उसमें रस्टिंग हो गई तो इसका मतलब है अब वो आयरन तवा नॉर्मलाइज नहीं होगा। ठीक, भले हम फिर यूज करने के, नॉर्मलाइज करने के लिए हमें केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अगर अंगूर फर्मेंट होते हैं तो नई चीज बनती है, फूड डाइजेस्ट होता है तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और जब हम रेस्पायर करते हैं तो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। इतने सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे, बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे केमिकल चेंज कहलाते हैं। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम केमिकल चेंज। तो ये हमारे केमिकल चेंज कहलाते हैं। ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल में हमने जो चीज निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो ये निकाला कि हमें हर बार नया सब्सटेंस मिल रहा है, दूसरा, और उसे वापस से मूल तत्व से, जैसे दूध से दही बना था तो दही से दूध नहीं बना सकते, यानी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ये दो चीजें हमें समझ में आई इतने एक्सपेरिमेंट से। अब इसका मतलब है ये जो परिवर्तन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनमें ये गुण दो पाए जाएं, जिनमें ये दो गुण पाए जाएं, उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर जो पढ़ना चाह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, और केमिकल चेंज ही हमारे आगे जाके केमिकल रिएक्शन बनेंगे। ओके। तो यहां तक आपको सबको समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार अगर रिवाइज करें तो इसमें देखें कि ऐसे केमिकल, ऐसे रिएक्शन जिनमें नए सब्सटेंस बनते हों या फिर उन्हें हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, जिन मूल टर्म, जिन मूल चीजों से वो मिलकर बने हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जिनके हम केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल चेंज कहते हैं। समझ में तो आ रहा है? चलिए, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हाउ विल यू कंफर्म दैट अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई केमिकल चेंज आ रहा है, तो उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? टेक प्लेस। ओके। तो हमारे मन में अब एक सवाल तो आएगा ही आएगा कि भाई अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे कंफर्म करें? तो इसके लिए उन्होंने हमें क्या किया, अगर हम देखें तो उन्होंने हमें इसको समझाने के लिए हमें एक्टिविटी दी। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है? एक्टिविटी, उन्होंने कहा एक्टिविटी 1.1, उन्होंने कहा टेक मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब है सिंपली मैग्नीशियम वायर। रिबन इसलिए बोलते हैं कि ये नॉर्मली जो वायर होते हैं ना वो गोल होते हैं, पर ये जो है चपटा होता है। चपटा होने की वजह से, यानी फ्लैट होता है, और फ्लैट होने की वजह से हम मैग्नीशियम रिबन प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया, यानी वायर लिया,
इसे सैंड पेपर से रब किया। सैंड पेपर तो जानते हैं आप लोग, सैंड पेपर क्या होता है? हाँ, रेगमाल। तो उसको लिया वायर को, जो नॉर्मली चपटा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले सैंड पेपर इसके ऊपर रगड़ा। सैंड पेपर क्यों रगड़ा? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, सैंड पेपर तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है उसके ऊपर। मैग्नीशियम वायर हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, ठीक है, ये मैग्नीशियम वायर या रिबन और ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट होकर ये हमारा एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। ठीक है, जो फर्दर रिएक्शन को रोकती है। इस लेयर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दिस लेयर, इस लेयर को हटाने के लिए, ठीक, वी यूज सैंड पेपर। इस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब सैंड पेपर जैसे ही हटाते हैं से इसको रब करा, तो ये वापस से मैग्नीशियम वायर बन जाता है। फिर अगेन जब हम अगेन अब इस मैग्नीशियम वायर को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, जो कि ऐश यानी कि राख की तरह होती है। तो भाई पहली एक्टिविटी में हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, एक हमारा एक्टिविटी। फिर हम एक्टिविटी 1.2 पे देखते हैं। एक्टिविटी 1.2, अब एक्टिविटी 1.2 में कह रहे हैं उन्होंने कि दो चीजें हम लोगों ने ली। एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। इसको हम लोगों ने केमिकली रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों को रिएक्ट करा। ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा। ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। ये दोनों जब रिएक्ट करे तो दोनों के रिएक्शन से हमें मिला लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसका कलर हल्का येलोइश कलर होता है। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि दो कलरलेस कंपाउंड लेकर हमने जब रिएक्शन करा तो हमें एक कलर्ड कंपाउंड मिला। ये हमारा दूसरा एक्टिविटी है। फिर तीसरा एक्टिविटी, तीसरा एक्टिविटी हमसे कह रही है कि जब आपने, तीसरी एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है, जब आपने जिंक ग्रेन्यूल्स, भाई ये ग्रेन्यूल्स क्या होता है? जिंक, जिंक जो है इकलौता मेटल है जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ना इसको वायर में बदल सकते हैं, ना ये मेलेबल है, ना डक्टाइल है, ये कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो जिंक हमें जब भी प्राप्त होता है तो छोटे छोटे दानों के रूप में प्राप्त होता है, दानों की तरह छोटे छोटे बजरी के जैसे
टुकड़े होते हैं ना, उस तरह को, इसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट जब हम जब हम डाइल्यूट एच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें जिंक सल्फेट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये तीन एक्टिविटी देखे, वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि भाई आप कैसे कंफर्म करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम एक्टिविटीज को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि यहां पर मैग्नीशियम रिबन जो हमने लिया था, उसको जब हमने ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक, तो वो हमारा जो है फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, जो कि ऐश था, ऐश के रूप में था। ऐश यानी राख होती ना, राख। तो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली एक राख की तरह बन गया। तो हमें यहां पर न्यू सब्सटेंस मिल गया, एक चीज। दूसरा, दूसरी एक्टिविटी में अगर हम देखें तो हमने दो सॉल्यूशन लिए नॉर्मल पानी की तरह, कलरलेस, दोनों कलरलेस थे। इनको जब मिक्स किया तो हमें एक येलो कलर का कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। तो येलो कंपाउंड प्राप्त होना यानी नए कलर हमें ऑब्जर्व होते हैं, यानी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ में तीसरी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि जब हमने दो केमिकलों को रिएक्ट करा तो गैस इवॉल्व हो रही थी, गैस उससे बाहर निकल रही थी। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने यहां पर जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया, इन तीन एक्टिविटीज के आधार पे हमने क्या ऑब्जर्व किया या कंक्लूजन क्या निकालें। कंक्लूजन क्या निकालें? पहला ये चेंज इन स्टेट, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी कंपाउंड की स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, या सॉलिड है तो गैस में चेंज हो सकता है, या सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड गैस में हो सकता है, और गैस में हो सकता है, और लिक्विड से गैस में चेंज होना। ये सब हमारे चेंज ऑफ स्टेट में समझे जाते हैं। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? हमने एक्टिविटी 2 में देखा था, हमें चेंज इन कलर मिल रहा था, कलरलेस कंपाउंड थे और वो हमें चेंज इन कलर दे रहे थे। तो एक एक्टिविटी से ये हमने निष्कर्ष निकाला। दूसरा चेंज इन कलर, और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें गैस तक इवॉल्व होती है, जैसे हमारी एक्टिविटी 1.3 में हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हुई थी, बाहर निकली थी। बाहर निकलना यानी गैस इवॉल्व होना। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आइदर वो हीट प्रोड्यूस कर दे या फिर वो हीट एब्जॉर्ब कर ले। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, यहां पर हम लोगों ने हीट दी उसको, तो हीट देने पर वो हमारा हीट एब्जॉर्ब करके ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ था। तो यहां पर वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है
तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो हमें इन चार में से एक निष्कर्ष पे पहुंचना होगा। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई उसमें या तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, या कलर में चेंज आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी कि उस केमिकल रिएक्शन में गैस भी बाहर निकल सकती है, और चौथा टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या तो वो हीट ले सकता है या हीट प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो यहां तक मेरे विचार में अब आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आपको ये और सरल लगेगा। एक बार एनसीईआरटी देख के पढ़ के और फिर इसको एक बार और रिवाइज करोगे आप, तो यू विल फील कि हाँ, यू आर गेटिंग समथिंग। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं यहां तक। जो हमने समझा वो ये समझा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें तीन एग्जाम्पल्स देखे, तीन एक्टिविटी देखी, और उस आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये कंडीशंस हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, नाउ अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन तो हमने बता दी, पर हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन? हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई आप कैसे, आपके कहने से क्या होता, पर वो शो कैसे होगा, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन? तो हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन कैन बी represented by chemical equation। यानी केमिकल इक्वेशन लिखना हमारे पास एक तरीका है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? शो करते हैं, दिखा देंगे भैया देखो, हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा? अब पूरा केमिकल रिएक्शन थोड़ी पढ़ा जाएगा, तो हम उस इक्वेशन को लिख देंगे और उस इक्वेशन के आधार पे हमें समझ में आएगा कौन कौन सी चीज किस किस के साथ रिएक्ट कर रही है। तो केमिकल इक्वेशन, अब अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो फिर चीज आती है कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कितने तरह की होती है। तो हम देखें, ठीक है, ये तो समझ में आया। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे सरल तरीका हमारी केमिकल इक्वेशन है। तो फिर बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर हम बात करें तो इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक हमारी वर्ड इक्वेशन कहलाती है और दूसरी हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यानी कि सिंबॉलिक। पर केमिकल इक्वेशन इतनी ज्यादा फेमस है सिंबॉलिक वाली कि हम इसे केमिकल इक्वेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट होती है, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहां केमिकल के
कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं और यहां उसके सिंबलों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिविटी 1 पॉइंट फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 से ही देखते हैं। तो उसमें हमने देखा था, उन्होंने कहा था हमसे क्या कि मैग्नीशियम को ऐड करना है ऑक्सीजन के साथ। तो फाइनली हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, हम सब के पूरे पूरे नाम लिख रहे हैं, इसीलिए इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, मतलब पूरा वर्बली उसका नाम। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन यानी सिंबॉलिक इक्वेशन की, तब हम इनके नाम यूज नहीं करते बल्कि इनके केमिस्ट्री में डिफाइंड इनके सिंबल का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में सिंबल याद है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है, इस तरह के सिंबल हमने डिफाइन किए हैं पहले से। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है? O2। दोनों कंबाइंड होते हैं और बनाते हैं MgO। तो हमने यहां पर ये चीज लिख दी। ये जो इक्वेशन लिखी इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या सिंपल बस केमिकल इक्वेशन कह दिया और कंपाउंड लिख दिए, क्या इतना सिंपल है? नहीं, इसमें एक और चीज खास है। क्या? सिंबॉलिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो रूल्स को अप्लाई करने से पहले हम इन दोनों के नाम समझ लेते हैं और इसका नाम समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन में इन दोनों को जो आपस में रिएक्ट होके नई चीज बनाएंगे, इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीजें केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें प्राप्त होती हैं, ये बिफोर द रिएक्शन, ये आफ्टर द रिएक्शन, इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या डिफाइंड है? रिएक्टेंट्स। और ये दोनों क्या डिफाइंड है? प्रोडक्ट। अब फिर एक सवाल उठता है कि भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन बताना क्या चाह रहे हो आप? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ CONSER कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है जो भी टोटल मास रिएक्टेंट का है वही हमारा टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। इन दोनों का मास हमेशा बराबर होगा। और इस लॉ की वजह से जो हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इन सबको लिखने को हम बोलते हैं, वी कॉल इट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यानी ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जो ये 2 लिखा है ना, ये इसमें तो कहीं नहीं लिखा हमने, तो इसी में क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो इक्वेशन है टोटल मास रिएक्टेंट का और टोटल मास प्रोडक्ट का हमेशा बराबर होगा। और बराबर होने की स्थिति में उन दोनों को बराबर इक्वलाइज करने के लिए हम इक्वेशन को
बैलेंस करते हैं। वी कॉल इट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैटेगेट बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलिए, यहां तो कहीं लिखा नहीं आ रहा प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम हो आप लिखिए, आई विल रिप्लाई टू दैट, और मैं आपको वो चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा, आज की क्लास जो है, आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं। और आप बताइएगा, आपको अगर कोई भी डाउट लग रही हो, कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत लग रही हो, कंफ्यूजन हो, आप जरूर मुझसे कहिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, मुझे नहीं माना। हम्म